बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेयर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन को डिस्कस करना है। सबसे पहले देखना ये है कि डिफरेंशिएशन से मुराद क्या है। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंशिएशन इन प्लांट के अंदर। तो डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। एक सेल से स्पेशलाइज सेल का बनना ये डिफरेंशिएशन कहलाता है। अच्छा, इस डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करने के लिए जो बड़े बड़ी चीज़ों का रोल है उनमें से दो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, तो उसका अगर हम समरी बयान करें उस पूरे आर्टिकल की, तो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से एक स्पेसिफिक सेल बनता है। यानी जिस किस्म का साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट जिस सेल के पास जाएगा वो उसी नेचर का सेल बनेगा। क्लियर? होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है इसके पास सारे के सारे जीन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जीन्स ने डिसाइड करना है कि उस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी। जैसे मैं कहता हूँ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म में सेल मौजूद हैं सबके पास जो न्यूक्लियस है वो एक जैसा है। सारे न्यूक्लियस जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि बॉडी में जितने भी सेल बने हैं वो माइटोसिस से बने, और माइटोसिस से बनने वाले सारे सेल क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। अब एक सेल, अब जैसे हमारे स्किन का सेल है उसका न्यूक्लियस भी एक ही जैसे जीन्स रखता है, हमारी आंख का जो सेल है वो भी एक ही जैसे जीन्स रखता है, हमारी जो बाल का सेल है वो भी एक जैसे जीन्स रखता है, हमारी जो जुबान का सेल है वो भी एक जैसे जीन्स रखता है। लेकिन फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं, वो किसकी बुनियाद पे बन रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म की बुनियाद पे। यानी जिस तरह का साइटोप्लाज्म जिस सेल में जाएगा वो सिर्फ उन्हीं जीन्स को ऑन कर देगा, बाकी सारे जीन्स को ऑफ कर देगा। जैसे स्किन के सेल के पास सारे जीन्स हैं, जो हमारी जुबान के सेल के पास सारे जीन हैं, आंख के सेल के पास सारे जीन्स हैं, लेकिन उन सारे जीन्स में से किस जीन्स ने अपना काम उस सेल के अंदर शो करना है ये किस पे डिपेंड करता है, ये मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से इनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक खास किस्म के सेल के पास एक खास किस्म का साइटोप्लाज्म आता है। जैसे मैं कहता हूँ कि जो स्किन का सेल है उसके पास स्किन का मार्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स आएगा, वो क्या करेगा, उस न्यूक्लियस में मौजूद जो स्किन के जीन्स हैं उनको ऑन कर देगा, बाकी सारे के सारे जीन्स को ऑफ कर देगा। क्लियर? तो न्यूक्लियस ने जीन्स प्रोवाइड करने हैं, साइटोप्लाज्म ने उन जीन में से एक को सिलेक्ट करके उस सेल को स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना है। क्लियर? तीसरी जो चीज है, इन दो चीजों के बारे में तो बहुत डिटेल से पहले डिस्कशन हो चुकी है। तीसरी जो चीज है उसको हम कहते हैं रोल ऑफ इंडक्शन। इसका क्या मतलब है, पहले कुछ एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके मतलब को जानेंगे कि इंडक्शन का क्या मतलब है। तो स्पेमैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, खासतौर पे जब हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं, उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड। तो इंडक्शन के रोल को इंडिकेट करने के लिए भी उसने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तो उसने फ्रॉग के एम्ब्रियो लिया एट गैस्ट्रूला स्टेज। कौन सी स्टेज पे लिया है, गैस्ट्रूल। और ये ऑलरेडी हम डेवलपमेंट जो चिक की है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। गैस्ट्रूला स्टेज वो होती है जिसपे एक एम्ब्रियो के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लेयर्स बन चुकी होती हैं, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये मैंने सिंपल सा ड्रा किया, वैसे थोड़ी सी इनकी जो लेयर की अरेंजमेंट है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन बात को समझाने के लिए मैंने बस जस्ट 3 लेयर्स बनाई हैं। ऊपर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली मेसोडर्म और सबसे नीचे वाली एंडोडर्म। और ये हमने ऑलरेडी पहले बहुत डिटेल से डिस्कस किया था अपने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर। जो एक्टोडर्म है वो लेयर है जिससे हमारा स्किन वाला सिस्टम, जिसको सिस्टम ऑफ कवरिंग भी कह सकते हो, और दूसरा नर्वस सिस्टम वो एक्टोडर्म से डेवलप होता है। जो मेसोडर्म है इससे काफ़ी सारे सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, इसी तरह वर्टिब्रल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम किससे डेवलप होते हैं, मेसोडर्म से। और जो हमारी एंडोडर्म है इससे डेवलप होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बात जो याद रखने की है वो एक्टोडर्म का रोल है, जिससे किसने डेवलप होना है, नर्वस सिस्टम ने डेवलप। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि ये जो एक्टोडर्म है उसने गैस्ट्रूलर स्टेज लिया, उसमें 3 लेयर बन चुकी थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो उसने एक छोटा सा पीस एक्टोडर्म का रिमूव कर दिया। अब जब इससे एम्ब्रियो ने डेवलपमेंट की तो उसने देखा कि एम्ब्रियो से जो कंप्लीट नर्वस सिस्टम है वो नहीं बन पाया, बल्कि उसके पास जो नर्वस सिस्टम बना वो क्या था, डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम था। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर डेवलपमेंट के दौरान कोई चीज़ ख़राब हो जाए, कोई चीज़ मिसप्लेस हो जाए, तो डेवलपमेंट प्रॉपर अंदाज में नॉर्मल नहीं रहती। फिर उसने इस आइसोलेटेड पीस को
ऐसे सोल्यूशन में रखा जो सेल को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनको बायोलॉजिकल सोल्यूशन कहा जाता है। तो और इसके बारे में वो ऑब्जर्व करता रहा कि शायद इससे कोई चीज़ बन जाए। तो उसने देखा हालांकि ये पीस, इसके सारे सेल बिल्कुल एक्टिव थे, लेकिन इस पीस से भी कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। यानी जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ वो डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम के साथ था, और जो पीस है उससे भी कोई डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स नहीं जनरेट हुआ, कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। क्लियर? तो ये तो एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियरली कि डेवलपमेंट के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम की वजह से डेवलपमेंट में थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाएगा। अच्छा, दूसरा एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया कि ये जो एक्टोडर्म है इसको अनफोल्ड किया, कि खोला ऐसे, रिमूव, पहले केस में उससे एक पीस रिमूव किया था और यहाँ से मेसोडर्म का एक हिस्सा रिमूव किया और इसको दोबारा फोल्ड अपनी ओरिजिनल प्लेस पे कर दिया। अब इसने कहाँ से रिमूवल किया है? मेसोडर्म से। अब जब इस एम्ब्रियो ने डेवलपमेंट की तो मेसोडर्म का वो हिस्सा जिससे मेसोडर्म निकाली गई थी उससे बनने वाले स्ट्रक्चर उस एम्ब्रियो के अंदर डेवलप नहीं हुए। और ये बात भी समझ में आती है कि अगर एक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट उसको रिमूव हो जाए तो उससे बनने वाले स्ट्रक्चर एम्ब्रियो के अंदर नहीं बनेंगे। लेकिन उसको जो बहुत बड़ा झटका लगा, जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, वो ये था कि हालांकि एक्टोडर्म मुकम्मल थी, एक्टोडर्म को कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक्टोडर्म ने कोई भी नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं किया। पहले केस में एक्टोडर्म से पीस को रिमूव किया, एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ, लेकिन वो डिफेक्टिव था। लेकिन दूसरे केस में हालांकि एक्टोडर्म मुकम्मल है, मेसोडर्म से रिमूवल हुआ है, लेकिन उसके बावजूद नर्वस सिस्टम बिल्कुल ही नहीं बना। तो उसने फिर एक यहाँ से कॉन्सेप्ट दिया, लगता है ऐसा है कि जो मेसोडर्म के सेल हैं वो एक्टोडर्म को स्टिमुलेट या मोटिवेट करते हैं और उसको नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट होने पे मजबूर करते हैं। तो इंडक्शन का लफ्ज़ी मतलब है किसी को मजबूर करना कि तूने ये काम करना है। जैसे एक टीचर एक स्टूडेंट को मजबूर करे, बेटा आपने मेहनत करनी है, आपने पोजीशन लेनी है, तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस, इंडक्शन। तो यहाँ मेसोडर्म एक्टोडर्म को इंड्यूस करती है कि वो नर्वस सिस्टम डेवलप करे। अगर मेसोडर्म नहीं होगी तो वो जो इंडक्शन है, वो जो मोटिवेशन है, वो जो स्टिमुलेशन है, वो एक्टोडर्म को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में उसने एक्टोडर्म को अनफोल्ड किया, मेसोडर्म को सेपरेट किया, जो एक्टोडर्म का फ्लैप, वो जो टुकड़ा था, उसको दोबारा अपनी पोजीशन पे फोल्ड कर दिया। एक्टोडर्म डिड नॉट डेवलप एनी नर्वस सिस्टम। तो उसका कंक्लूजन क्या निकला? उसने जो नतीजा अखज़ किया कि मेसोडर्म हैज सम इफेक्ट ऑन एक्टोडर्म टू स्टिमुलेट द एक्टोडर्म टू फॉर्म नर्वस सिस्टम। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट को उसने इंडक्शन का नाम दिया। चूंकि ये एम्ब्रियोनिक लेवल पे हो रही है तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। तो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या बनेगी? द कैपेसिटी ऑफ सेल्स के डेवलपमेंट के दौरान कुछ सेल की कैपेसिटी है, एबिलिटी है टू एवोक, स्टिमुलेट करते हैं दूसरे सेल को कि वो अपना डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करें। क्लियर? टू एवोक द स्पेसिफिक डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स इन अदर सेल इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे कभी भी रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। सारे दुनिया के साइंटिस्ट ये नहीं कहेंगे कि वाकई इसने चूंकि एक्सपेरिमेंट में ये रिजल्ट आया है तो इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। हमेशा उसके लिए वेरिफिकेशन और कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेंट लाजमी किए जाते हैं। तो सेम इसने जो स्पेमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें बज़ाहिर ऐसे नज़र तो आ रहा था कि मेसोडर्म से एक्टोडर्म स्टिमुलेट होती है और एक्टोडर्म से फिर उसके स्ट्रक्चर बनना शुरू होते हैं। लेकिन इसको रिकन्फर्म करने के लिए और कंफर्म करने के लिए उसने अपने साथ एक और कुलीग को मिलाया जिसका नाम हाइडमैन गोल्ड है, और उन्होंने भी एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की उसके बाद 1924 के अंदर, और फिर इस एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को वेरीफाई किया। तो अब उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, यहाँ सैलामेंडर का गैस्ट्रोला इस्तेमाल किया। तो गैस्ट्रोला से मुराद क्या, उसमें 3 किस्म की लेयर्स बन चुकी हैं और 2 एम्ब्रियो उन्होंने गैस्ट्रोला स्टेज पे लिए, एक ये है एक ये है। अच्छा, बुक में इसको बॉल की शक्ल में ड्रा किया गया, लेकिन थोड़ा सा वहाँ से समझना मुश्किल होता है, इस वजह से उस बॉल को हमने हाफ करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर शो किया ताकि आपको पता चले कि कहाँ से क्या चीज़ रिमूव हो रही है। तो सबसे पहले ये जो रेड कलर की आपको लेयर नज़र आ रही है एक्टोडर्म है, जो अंदर ब्लू कलर की नज़र आ रही होगी ये मेसोडर्म है, जो बहुत ही अंदर है ये एंडोडर्म। इस सिंपल सा स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया। वैसे तो जाहिर बात है एम्ब्रियो में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो यहाँ एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर
और इसके साइडों पे जो एरियाज है तो वो ब्लास्टोपोर लिप कहलाते हैं। तो इसकी जो ऊपर वाली साइड है वो डॉर्सल है, उसकी जो नीचे वाली साइड है वो वेंट्रल है। तो उसने क्या किया कि एक गैस्ट्रूला वहाँ मीजोडर्म को थोड़ा सा वेंट्रल साइड से अरेंज किया ताकि वहाँ जगह बनाई जाए, क्योंकि यहाँ से कुछ पोर्शन यहाँ लगाना है। तो सबसे पहले उसने मीजोडर्म को थोड़ा सा यहाँ जगह बनाने के लिए रीअरेंज किया फ्रॉम द अपोजिट साइड, डॉर्सल साइड के जो अपोजिट साइड है उससे। क्लियर? यानी सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ मीजोडर्म से उसने एक थोड़ी सी जगह यहाँ बना दी। क्लियर? अब उसने क्या किया कि जो डॉर्सल साइड है ब्लास्टोपोर लिप की डॉर्सल साइड से मेसोडर्म का एक पीस लिया यहाँ से और इस जगह ये लगा दिया ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास डोनर एम्ब्रियो है, ये रिसिपिएंट एम्ब्रियो है। तो उसने सबसे पहले काम किया कि रिमूव अ पीस ऑफ मेसोडर्म फ्रॉम द डॉर्सल लिप, कि लिप के डॉर्सल साइड से मेसोडर्म का एक पीस रिमूव किया। अच्छा, इस पीस के बारे में कहा जाता है कि इट इज अ प्रिजम्पटिव एरिया, इसके बारे में हम ये प्रिज्यूम करेंगे, फर्ज करेंगे कि ये फ्यूचर के अंदर क्या बनेगा, इससे नोटोकॉर्ड बनता है जो बाद में वर्टिब्रल कॉलम बनाता है, इससे सोमाइट्स बनते हैं जो बाद में मसल्स वगैरह बनाते हैं, इससे प्रीकॉर्डल प्लेट बनती है जिससे माउथ के कुछ रीजन्स वगैरह डेवलप होते हैं, यानी हेड की कुछ साइड्स डेवलप होती हैं। तो ये जो मेसोडर्म यहाँ से उसने रिमूव किया तो इससे ये सारे स्ट्रक्चर ने बनना है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद इसके साथ क्या हुआ ये तो डिस्कस नहीं किया गया। इस एम्ब्रियो को वो ऑब्जर्व करता रहा। तो सबसे पहले उसने डॉर्सल साइड से मेसोडर्म का पीस रिमूव करके कौन सी साइड पे लगा दिया, वेंट्रल साइड पे लगा दिया गया दूसरे गैस्ट्रूला की। क्लियर? और इस मेसोडर्म के पीस ने बाकायदा वहां इन्वेजिनेशन की, वो वहां अटैच हुआ और वहां डिवेल्प किए स्ट्रक्चर। अब इससे डेवलप होने वाले स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, जैसे नोटोकॉर्ड है, सोमाइट्स है और प्रीकॉर्डल प्लेट है, ये बात ऑब्जर्व की गई। लेकिन यहाँ उसने क्या किया कि ये इस एक्टोडर्म को इसने मजबूर किया कि यहाँ नर्वस सिस्टम और न्यूरल ट्यूब भी बनाए। यानी एक तो वो स्ट्रक्चर है जो ये खुद बना रहा है पीस, जो इससे बनने चाहिए थे क्योंकि ये एडिशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन उसने इस जगह वाली एक्टोडर्म को भी मजबूर किया कि ये यहाँ नर्वस सिस्टम बनाए, यहाँ न्यूरल फोल्ड बनाए, यहाँ न्यूरल ट्यूब बनाए। क्लियर? तो ये वाला जो पीस है इट बिकम इन्वेजिनेटेड, ये इस एम्ब्रियो का हिस्सा बना और इसने स्ट्रक्चर को डेवलप किया और फिर उसने एक्टोडर्म से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनवाए, नर्वस सिस्टम और न्यूरल ट्यूब। तो जब ये एम्ब्रियो, यानी अगर देखा जाए हमारे पास एक तो नर्वस सिस्टम इसके अपने हिस्से ने बनाना है क्योंकि इसके पास डॉर्सल मेसोडर्म मौजूद है। क्लियर? और एक इस हिस्से की वजह से बना। तो हमारे पास जब एम्ब्रियो को देखा गया तो इसमें दो किस्म के स्ट्रक्चर थे, जो उसके अपने ओरिजिनल थे उनको प्राइमरी स्ट्रक्चर का नाम दिया गया। जैसे एक तो इसने अपना स्ट्रक्चर बनाना है इस जगह, एक इसने अपनी न्यूरल ट्यूब बनानी है इस जगह, और इस हिस्से की वजह से जो इसका अपना है नोटोकॉर्ड बननी है, इस हिस्से की वजह से सोमाइट्स बननी है, इस हिस्से की वजह से प्रीकॉर्डल प्लेट बननी है। तो ये तो सारे प्राइमरी टिश्यूज हैं। क्लियर? लेकिन उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये जो हिस्सा यहाँ लगाया गया था तो इससे नोटोकॉर्ड बनी, इससे सोमाइट्स बना, इससे तो इसको नाम उसने सेकेंडरी टिश्यू का दिया। क्लियर? अच्छा, ये चूंकि यहाँ से काट के यहाँ लगाया गया था इस वजह से नोटोकॉर्ड, सोमाइट्स और प्रीकॉर्डल प्लेट को ग्राफ्टी टिश्यू भी कहा जाता है। क्लियर? लेकिन इस हिस्से ने इस एक्टोडर्म को स्टिमुलेट किया और नर्वस सिस्टम और न्यूरल ट्यूब बनाए। अब ये चूंकि इंड्यूस टिश्यू हैं, नर्वस सिस्टम और न्यूरल ट्यूब इस ग्राफ्टी टिश्यू वाले पोर्शन ने इंड्यूस किया है, इस वजह से इनको हम नाम देंगे नर्वस सिस्टम और न्यूरल ट्यूब को इंड्यूस टिश्यू। यानी इस एम्ब्रियो के पास अपने टिश्यूज के अलावा इंड्यूस टिश्यू भी मौजूद थे और ग्राफ्टी टिश्यू भी मौजूद थे। ग्राफ्टी टिश्यू से मुराद वो टिश्यू हैं जो इस पीस से बने हैं और इंड्यूस टिश्यू से मुराद वो टिश्यू है जो इस पीस ने यहाँ इंड्यूस करवाए। तो जब इस एम्ब्रियो को देखा गया तो इस साइड पे तो प्राइमरी टिश्यू बनने हैं, जैसे प्राइमरी न्यूरल फोल्ड बननी है, प्राइमरी नर्वस सिस्टम डेवलप होना है, लेकिन यह इस हिस्से ने इस तरफ भी क्या किया, सेकेंडरी नर्वस सिस्टम और सेकेंडरी न्यूरल ट्यूब बनाई। लेकिन अगर हम इसको कट करके देखें, जैसे यहाँ हमने कट करके देखा, अगर इसको हम इस तरह काट के देखें तो हमें जिस तरह एक सेब होता है, सेब को अगर दरमियान से काटें तो उसकी जो आप कह सकते हैं आधा हिस्सा में नजर आएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है तो इस जगह भी आपको
जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे उसमें आपको नोटोकॉर्ड भी नजर आ रहा होगा, उसमें मेसोडर्म भी नजर आ रही होगी, यहाँ न्यूरल फोल्ड भी नजर आ रहे होंगे, और इस जगह भी वही सारे स्ट्रक्चर, हालांकि बनने सिर्फ एक चाहिए थे लेकिन दूसरे भी बन गए। तो यहाँ से एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंफर्म हो गया या वेरीफाई हो गया या प्रूव हो गया कि वाकई ही एम्ब्रियोनिक इंडक्शन होती है, क्योंकि इस हिस्से ने यहाँ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की है। अच्छा, फिर उसने काफ़ी सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में मुख्तलिफ और जगहों से उसने पीसेज लिया और किसी और जगह पे लगाया, लेकिन इस तरह का जो डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स है वो उसको कहीं नज़र नहीं आया। तो फिर उसने कहा लगता है ऐसा कि सिर्फ इस टुकड़े के अंदर ये ताकत है कि वो दूसरे एम्ब्रियो के अंदर या अपने एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स को दूसरों के अंदर प्रोड्यूस करवा सकता है। तो इस वजह से इस टुकड़े का नाम रखा गया प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, कि उसने अपने काम के साथ साथ दूसरों के काम को भी ऑर्गेनाइज करना है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी ऑफिस होता है उसका एक ऑर्गेनाइजर होता है, मैनेजर होता है, ये नहीं कि वो सिर्फ दूसरों को मैनेज कर रहा होता है, वो साथ अपने काम भी कर रहा होता है। तो इसी तरह आप ये समझ लें कि ये जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है ये ऐसा टुकड़ा है या ऐसा पोर्शन है जिसने पूरे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को ऑर्गेनाइज करना है। और ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें एक सेल या एक टिश्यू दूसरे टिश्यू की डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ठीक है, चूंकि ये प्राइमरी लेवल पे हो रही है, एम्ब्रियोनिक लेवल पे हो रही है, इस वजह से इसको प्राइमरी इंडक्शन भी कह सकते हो। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस भी आप लोगों ने अच्छे अंदाज में करनी है, क्योंकि अगर ये बोर्ड के लॉन्ग के तौर पे आ गया तो आप लोगों को लाजमी डायग्राम इसकी बनानी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।